जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, रिसेंटली नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, रोड मैप ऑन एआई फॉर इंक्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट। देखिए क्या है ये रिपोर्ट, इसका क्यों सिग्निफिकेंस है। क्योंकि देखिए हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, उसका जो वर्क फोर्स है, उसका 90% वर्क फोर्स जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है। मतलब सोचिए 90% अगर इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है और वो हमारे देश की 50% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि हम यहाँ पे थोड़ा एआई का यूज करें, मतलब इनका डेवलपमेंट करें कि 90% पॉपुलेशन 50% में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि बचा हुआ 10% वर्कफोर्स जो है, जो फॉर्मल सेक्टर में काम करता है, वो 50% में कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब इसका सिर्फ 10% पॉपुलेशन जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसका ही 90% मिलके कर पा रहे। आप अंतर देख रहे, तो ऐसा क्यों है, क्या है, यहाँ पे सभी चीजों की हम बात करेंगे। तो नीति आयोग ने भी रिपोर्ट पब्लिश करी है, रोड मैप ऑन एआई फॉर इंक्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट। इन्होंने बताया है कि हम किस तरीके से एआई का यूज करके हमारे यहाँ का जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसको हम एम्पावर कर सकते हैं, उसको स्किल्ड बना सकते हैं, उसको डिजिटल चीजों को सिखा सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम किसकी हेल्प से करेंगे, एआई की हेल्प से करेंगे। किसके लिए, इनफॉर्मल सेक्टर के लिए। देखो वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, मतलब अभी जो 15% है उसको 25% करवाना है 2035 तक फॉर्मल सेक्टर में, और यहाँ पे 42% करवाना है 2047 तक। वहीं अगर हम सोशल सिक्योरिटी का जो बेनिफिट्स होता है, मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह का जो बेनिफिट है जो लोगों तक पहुंचता है, वो अभी से 48% है, उसको 80% करना है बाय 2035, और बाय 2047 हमें 100% करना है। और हम 2047 को क्यों चुन रहे हैं, क्योंकि हमारा एम है कि हमें इंडिया को डेवलप्ड बनाना है। हमें क्या करना है, इंडिया को डेवलप्ड बनाना है बाय 2047, मतलब ये हमारा एम है। और इसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी करना होगा, वो हम सब करने की कोशिश करेंगे। तो हमें 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड बनाना है। एंड व्हाई दिस इज 2047, बिकॉज बाय 2047 क्या होगा, इंडिया वुड कंप्लीट इट्स 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। 1947 में हुआ था, 2047 में 100 ईयर्स होंगे। अगर हम ट्रेंड देखें यहाँ पे इंडिया के इनफॉर्मल सेक्टर वर्कफोर्स का, तो मैसिव वर्कफोर्स, नियरली 490 मिलियन इंडियंस जो है, अराउंड 90% जो है टोटल वर्कफोर्स का, वो कहाँ काम करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। जिसमें इनफॉर्मल सेक्टर मतलब ऐसा सेक्टर जो कहीं पे रिजर्व्ड ना हो। जिस तरीके से आपकी कंपनीज होती है, बैंकिंग सेक्टर जैसे रिजर्व्ड है, हाँ वहाँ उसका रिजर्वेशन है, पर्टिकुलर कंपनी है वो। ऐसे इनफॉर्मल सेक्टर मतलब उसका कोई रिजर्वेशन नहीं है, गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है, उसका कोई डेटा नहीं है ज़्यादा। तो वैसा सेक्टर, एग्रीकल्चर टू स्ट्रीट वेंडिंग, ये सब क्या इनफॉर्मल सेक्टर में आता है। ये कंट्रीब्यूट करता है 50% से, मतलब हमारी जीडीपी का 50% इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। मैं अगर रूरल इकोनॉमी की बात करें तो अराउंड 80% जो रूरल वर्कर्स है उनके पास फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होता है, वो इनफॉर्मली ही काम करते हैं। उनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं रहेगी। और मोस्टली किस सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, रिटेल वर्क्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, ये स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, ऐसे काम करते हैं वो। उसके बाद जेंडर्ड इनफॉर्मलिटी अगर हम देखें तो वुमन जो है 55% इनफॉर्मल लेबर है। ठीक है, वुमन जैसे आप देखोगे कई सारी औरतें जो है या तो कुछ सेल करने का काम करेगी, खेतों में काम करेगी, या फिर इस तरीके के काम उनसे करवाए जाते हैं। मोस्टली कहाँ, इनफॉर्मल में है, पर्टिकुलरली इन होम बेस्ड वर्क। उसके बाद जैसे अगर आप ये देखोगे झाड़ू वाली, पोछा वाली, खाना बनाने वाली, तो ये सब इनफॉर्मल सेक्टर्स में आते हैं, और वहीं पे आपको वुमन मोस्टली मिलेगी, 55% वुमन इसमें मिलेगी आपको। उसके बाद प्रोडक्टिविटी और वेजेस, अगर आप एवरेज इनफॉर्मल सेक्टर की प्रोडक्टिविटी देखोगे तो वो 25% है, किसका, फॉर्मल सेक्टर का। मतलब फॉर्मल सेक्टर में अगर कोई पर्सन काम कर रहा है तो उसका सिर्फ 25% क्या होता है, इधर ही प्रोडक्टिविटी दे पाते हैं। इसकी वजह से इनकी इनकम इनसिक्योरिटी भी रहती है। वहीं फॉर्मल पर्सन कितनी इनकम कमा लेता है, ये इतना नहीं कमा पाते। अर्बन इनफॉर्मलिटी अगर हम देखें तो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो होते हैं have expanded India's new informal class with 7.5 million platform workers operating without labor protection। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि अभी जो ये गिग वर्कर्स जो होते हैं ये भी इनफॉर्मल में आते हैं, लेकिन इन्होंने एक तरीके का नया इनफॉर्मल क्लास बनाया है। मतलब इनफॉर्मल यूँ भी होते हैं, लेकिन गिग वर्कर्स जो मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे काम करते हैं, तो इसमें 7.5 मिलियन जो है प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो है काम कर रहे हैं। ते बिना किसी प्रोटेक्शन के काम करते हैं। मतलब इनको जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो इनके साथ क्या करता है, उनको कितना वेजेस देता है, कितना पैसा देता है, इसका कोई
फिक्स नहीं है, वो जितनी मर्जी होगी उसकी उतना उनको देगा। तो करंट चैलेंजेस क्या आ रहे हैं इनफॉर्मल सेक्टर में? देखो, पहला तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, कि 75% जो वर्कर्स है वो 10,000 पर मंथ से कम कमा रहे हैं। मतलब कितना कम है ये आज के टाइम पे, और उनके अफोर्डेबल क्रेडिट और इंश्योरेंस उनके पास नहीं हो पाता। देखो, ये डेटा जो है नीति आयोग का है, और पर्टिकुलर जो रिपोर्ट्स आई है, जो सर्वे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा गिवन है यहाँ पे। उसके बाद मार्केट एक्सेस उनके पास बहुत कम हो पाता है। जैसे कोई छोटा प्रोड्यूसर और आर्टिसन से, तो मिडिल मैन के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे वो। जैसे मानो किसी ने अपना खुद का छोटा बिजनेस स्टार्ट कर लिया, उसने कोई सामान का प्रोडक्शन स्टार्ट किया, तो उसका कहीं रजिस्ट्रेशन थोड़ी ना होगा। जैसे कोई मटका बना रहा है, ठीक है, उसको सेल कर रहा है वो, तो या तो किसी मिडिल मैन के थ्रू सेल करेगा या खुद ही सेल करेगा, तो उसका कहीं पर रजिस्ट्रेशन नहीं है कि वो जो बना रहा है उसका कहीं रजिस्ट्रेशन होगा कि हाँ उसकी कंपनी का नाम चल रहा है कि हाँ ये मटका बनाने वाली कंपनी। कहीं देखा आपने कि मिट्टी के, जो आपने देखा होगा, मिट्टी के जैसे मटके हो गए, कुछ भी मिट्टी के बर्तन हो गए, या ऐसे कोई से भी सामान जो हाथ से बनाए जा रहे हैं, इनफॉर्मली बनाए जा रहे हैं, तो उसका ऐसा कुछ नहीं होता है। बस इसी तरीके से उनका काम चलता है इनफॉर्मली। उसके बाद डिजिटल एंड स्किल डिवाइड, अराउंड 70% जो इनफॉर्मल वर्कर्स है उनके पास बेसिक डिजिटल लिटरेसी नहीं है। तो डिजिटल लिटरेसी नहीं होने की वजह से जो आज का सिस्टम है, एआई इनेबल्ड इकोनॉमिक सिस्टम, देखो हर चीज में एआई आ गया है, हर चीज डिजिटल हो गई है, तो वहां पे काम नहीं कर पाते क्योंकि इनके पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है। और मोस्टली ये रूरल एरियाज से, मतलब जो पुअर पीपल होंगे या फिर अर्बन एरियाज के जो पुअर होंगे, वो लोग ये काम ज्यादा करते हैं। उसके बाद सोशल प्रोटेक्शन गैप, ओनली 1/3 जो है एलिजिबल इनफॉर्मल वर्कर्स जो है वो रजिस्टर्ड है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में। देखो, जो गवर्नमेंट स्कीम्स प्रोवाइड करवाती है वर्कर्स के लिए, तो उनमें भी जितने इनफॉर्मल है, मतलब 90% जो इनफॉर्मल है उसमें से 30% ही यहाँ पे क्या करवा पाते हैं, रजिस्टर्ड करवा पाते हैं और उसका बेनिफिट ले पाते हैं। बाकी को तो बेनिफिट भी नहीं मिल पाता है गवर्नमेंट स्कीम्स का, क्योंकि उन्हें या तो डिजिटल लिटरेसी नहीं है, फिर अवेयरनेस नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, तो इस चीज़ों की वजह से रह जाते हैं। फिर फ्रेगमेंटेड पॉलिसी एंड ट्रस्ट डेफिसिट, overlapping welfare database and weak institutional coordination, reduce benefits reach and trust among workers। मतलब एक तरीके से ये जो पॉलिसी का जो फ्रेगमेंटेशन है उसकी वजह से भी कई बार क्या हो जाता है कि पॉलिसी मतलब लोगों तक नहीं पहुंच पाती, किसी और के पास पहुंच जाता है, तो इस वजह से क्या हो जाता है, लोगों में एक ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है। ओवरलैप कर जाता है वेलफेयर डेटाबेस, और वीक इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन, मतलब गवर्नमेंट ने भले पहुंचा लेकिन आगे जाके मतलब लोग नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे करप्शन आ जाता है थोड़ा बहुत, तो इसकी वजह से भी ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है इन लोगों को कि हम कैसे भरोसा करें इस पे। टेक्नोलॉजीज रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द इनफॉर्मल सेक्टर, देखो टेक्नोलॉजी किस तरीके से हेल्प कर सकती है इनफॉर्मल वर्कफोर्स को ट्रांसफॉर्म करने में। तो एआई फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, एआई ड्रिवन क्रेडिट स्कोरिंग, मतलब अगर एआई क्या कर सकता है, क्रेडिट पहुंचाना, कैन इनेबल माइक्रो लोन्स फॉर वर्कर्स लेकिन कोलेट्रल और फॉर्मल रिकॉर्ड, मतलब इनको माइक्रो लोन्स वगैरह प्रोवाइड करवाना, वो हेल्प करवा सकता है कि हाँ कौन किसको हम करवा सकते हैं। जैसे एसबीआई योनो, सेतु एआई जो होते हैं ये करवा सकते हैं यहाँ पे, मतलब छोटे मोटे लोन अगर कोई अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ करना चाहता है उसके लिए। उसके बाद डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि आधार, यूपीआई, ई श्रम, ये क्या करते हैं, वेरीफाइबल वर्कर आइडेंटिटीज, इनेबलिंग टारगेटेड बेनिफिट्स एंड वेज ट्रांसपेरेंसी। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है, जैसे आधार हो गया, यूपीआई हो गया, ई श्रम हो गया, ये क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, मतलब कि कौन पर्सन क्या काम कर रहा है, उनको टारगेटेड बेनिफिट प्रोवाइड करवाना और उनके वेजेस में ट्रांसपेरेंसी लाना। तो अगर टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो ये हम कर सकते हैं कि हाँ पर्टिकुलर पर्सन ये है, हाँ इसको वेज मिल गया, वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रहेगी। अगर टेक्नोलॉजी का नहीं यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, कौन किसको पैसा कहाँ मिल रहा है हमें कोई समझ नहीं आएगा, किसको ज़्यादा मिल गया, किसको कम मिला, किसको मिला ही नहीं, कुछ समझ नहीं आएगा। वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ब्लॉकचेन, ट्रांसपेरेंट वेज पेमेंट एंड सप्लाई चेन ट्रेसेबिलिटी, ये क्या कर सकता है, एक्सप्लॉयटेशन को खत्म कर सकता है। मतलब कि जो भी वेजेस का पेमेंट हो रहा है किसी भी इनफॉर्मल पर्सन को, तो उसका पूरा ट्रेस करना कि हाँ प्रॉपर इसके अकाउंट तक गया या नहीं गया, और पहली बात उसका अकाउंट होना चाहिए। पहली बात तो मतलब हम डिजिटल की जो बात कर रहे हैं उसमें उसका अकाउंट होना चाहिए, तभी वो उसका फायदा ले पाएगा। उसके बाद उसका आधार होना चाहिए, यूपीआई से जुड़ा होना चाहिए वो। तो ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे हेल्प करेगा, या यहाँ पे हेल्प करेगा कि वो डेटा को एनालाइज कर पाएगा किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, कहाँ पे रिक्वायरमेंट है। उसके बाद एआई इनेबल्ड स्किलिंग, मतलब उनको स्किल इंडिया जो है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है, इसमें लोगों को और
स्किल्स प्रोवाइड करवाना कि वो सीखे और ऐसी कंपनीज में वो काम कर पाए। तो उन्हें बिल्कुल इनफॉर्मल में काम नहीं करना पड़ेगा, फॉर्मल सेक्टर में भी कर पाएंगे। उसके बाद प्रेडिक्टिव एनालिसिस फॉर वेलफेयर डिलीवरी। एआई क्या कर सकता है, ऑप्टिमाइज कर सकता है वेलफेयर टारगेटिंग, जैसे कि कितने लोगों को मिला, कितने लोगों को नहीं मिला, कहाँ पहुंचाना है, किस एरिया में जाना है, पैसा वगैरह, तो उसका एआई अच्छे से एनालिसिस कर पाता है। देखो अभी अर्जेंट एक्शन की क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इनइक्वालिटी बढ़ रही है। इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल हो गए ऑटोमेशन की वजह से। ऑटोमेशन आ गया है, लोगों को अपने काम मतलब मशीनों से करवा लेते हैं, चीज़ों से करवा लेते हैं, इन लोगों की ज़रूरत कम पड़ने लग गई। अब इकोनॉमिक शॉक्स, उसके बाद पोस्ट पेंडेमिक इनकम गैप आ गई है, मतलब लोगों ने बहुत लोगों को फायर कर दिया जॉब से। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो गया है, इनइक्वालिटी बढ़ गई है, मतलब लोग बहुत ज़्यादा गरीब होने लग गए, और जो ऑटोमेशन का यूज़ कर रहे हैं उनके पास वो ज़्यादा पैसा आता जा रहा है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई कि अमीर अमीर बन रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है एक तरीके से। उसके बाद डेमोग्राफिक डिविडेंड विंडो को 65% हमारे देश की पॉपुलेशन जो है प्रेजेंट टाइम पे वो 35 साल से कम उम्र की है। नेक्स्ट डेकेड जो है हमारे लिए वो जरूर मतलब क्रूशियल होगा कि हम अपने डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ को प्रोडक्टिविटी वाले काम करवाएं। मतलब ऐसा नहीं कि ये जो डेमोग्राफिक मतलब 65% पॉपुलेशन है ये इनफॉर्मल सेक्टर में ही काम करती रह जाए, इनके पास स्किल्स ही ना हो, वरना ये आगे आने वाले टाइम पे यही हमारे देश में जो ग्रो करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ अगर बनाना है हमें, मतलब प्रोडक्टिविटी गेन्स अगर लाना है, तो इनके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ये अभी की रिक्वायरमेंट है। उसके साथ ग्लोबल एआई रेस, देखो आज के टाइम पे हर जगह एआई चल रहा है, तो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। उसके साथ क्लाइमेट एंड अर्बन प्रेशर, इनफॉर्मल वर्कर्स जो होते हैं मतलब सबसे ज़्यादा अगर क्लाइमेट चेंज का भी अगर इफेक्ट होगा तो इन लोगों के ऊपर ही होगा। जैसे हीट एक्सपोज्ड कंस्ट्रक्शन हो गया, तो डिस्प्लेस्ड एग्रीकल्चर लेबर, तो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट भी किन लोगों पे आ रहा है, इन लोगों पे आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमें ज़रूरत है कि हम इनको थोड़ा एआई इनेबल्ड बनाएं। एथिकल एंड इंक्लूसिव टेक यूज, विदाउट अ फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई डेटा मिसयूज कुड रीइंफोर्स बायस रेदर देन इंक्लूजन डीपनिंग। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एथिकल यूज़ करना पड़ेगा, हमें इस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा कि जिन लोगों को ज़रूरत है वहाँ तक चीज़ें पहुँचे, वरना मेजर पोर्शन जो है वो रह जाएगा। इंक्लूजन सोशल डिवाइड्स, मतलब इंक्लूजन की जगह हम और ज़्यादा सोशल डिवाइड कर देंगे अगर हमने रिस्पॉन्सिबल एआई नहीं बनाया। देखो एआई का यूज़ करना नॉर्मली और रिस्पॉन्सिबल एआई का यूज़ करना इज़ डिफरेंट, कि हमें रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है, डेटा मिसयूज़ नहीं करना है, मतलब बायस वगैरह ऐसा नहीं होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबली हमें एआई का यूज़ करना है यहाँ पे। उसके बाद नीति आयोग की रिपोर्ट ने क्या रिकमेंडेशन दी है, पहला क्या है कि डिजिटल श्रम सेतु मिशन लॉन्च किया है। ये क्या करेगा, एआई इनेबल्ड एक प्लेटफॉर्म बनाएगा जो कि इंटीग्रेट करेगा सोशल सिक्योरिटी, मतलब सोशल सिक्योरिटी हर लोगों की सिक्योरिटी, उनको स्किल प्रोवाइड करवाना और लाइवलीहुड उनका, इनफॉर्मल सेक्टर जो है, इनफॉर्मल वर्कर्स जो है उनके लिए सोशल सिक्योरिटी, स्किलिंग और लाइवलीहुड लिंकेजेस ये प्रोवाइड करवाएगा। कौन, इस मिशन के थ्रू, डिजिटल श्रम सेतु मिशन के अंदर ये आया है। उसके बाद डेवलप करेंगे सेक्टोरल एआई मॉडल्स, मतलब प्रायोरिटाइज करेंगे हाई इम्पैक्ट सेक्टर, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, रिटेल, लॉजिस्टिक्स। तो यहाँ पे एआई ड्रिवन प्रोडक्टिविटी लाने की कोशिश करेंगे। देखो मतलब लोगों को अगर एआई वाला सिखा दिया कि किस तरीके से एआई को यूज़ करना है, किस तरीके से आपको डिजिटल बनना है, तो वो यहाँ पे काम करेंगे। प्रमोट वॉइस फर्स्ट एंड वर्निकुलर इंटरफेसेस। देखो अभी क्या होता है कि लिटरेसी बैरियर है, मतलब अगर कोई इंसान यूज़ भी करना चाहता है तो उसको लैंग्वेज बैरियर आ जाता है वहाँ पे, क्योंकि बट यहाँ पे क्या करेंगे, उनके लोकल लैंग्वेज और डायलेक्ट्स में चीज़ों को एक्सेसिबल करवाया जाएगा। मतलब जो भी स्कीम से जो भी कुछ भी है उनको फैसिलिटी कर प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उनकी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज और डायलेक्ट में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये जो लिटरेसी बैरियर था उसको ख़त्म करेगा। उसके साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनकरेज करेंगे कोलैबोरेशन अमंग टेक कंपनीज, स्टार्टअप्स और मिनिस्ट्रीज में, ताकि और ज़्यादा इनोवेशन लाइक इसके लिए इनफॉर्मल सेक्टर्स के लिए। तो ये भी नीति आयोग ने बताया। उसके बाद एथिकल एआई और डेटा गवर्नेंस लेके आएंगे, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल एआई चार्टर बनाएंगे जो कि क्या इंश्योर कर सके, ट्रांसपेरेंसी, प्राइवेसी और इंक्लूसिविटी। मतलब ट्रांसपेरेंट हो, जो भी आप किसी को पैसा प्रोवाइड करवा रहे हो, कोई हेल्प प्रोवाइड करवा रहे हो, कोई काम प्रोवाइड करवा रहे हो, तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो, उसके साथ उनकी प्राइवेसी को कोई, वहाँ प्राइवेसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उनका डेटा प्राइवेट रहे, और इंक्लूसिविटी मतलब हर सेक्शन सोसाइटी का वहाँ पे आ पाए।
उसके बाद AI स्किलिंग, लोगों को स्किल प्रोवाइड करवाई जाएगी स्किल इंडिया जो हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर, ताकि और ज़्यादा वो वर्क कर सके। इम्पैक्ट इवेल्युएशन फ्रेमवर्क, और इसका इवेल्युएशन प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। ऑन इंक्लूजन, इनकम राइज और सर्विस डिलीवरी टू ट्रैक द सोशल रिटर्न ऑन AI इन्वेस्टमेंट, ताकि हम ट्रैक कर सके कि जो हमने AI में इन्वेस्टमेंट किया है वो यहाँ पे आता है कि नहीं प्रॉपर। तो नीति आयोग रोड मैप जो है वो बताता है हमें कि AI नॉट एज ए डिसरप्टर, सिर्फ डिसरप्टर नहीं है, बट इज ए सोशल इक्विलाइजर केपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग लाइवलीहुड विथ डिग्निटी। डिग्निटी के साथ हम लाइफ को बदल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AI। बाय इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड टारगेटेड गवर्नेंस, इंडिया क्या कर सकता है, अनलॉक कर सकता है अनटेप्ड पोटेंशियल ऑफ इट्स 490 मिलियन इनफॉर्मल वर्कर्स। तो हमें अगर विकसित भारत करना है बाय द 2047, तो AI मस्ट इवॉल्व होना चाहिए फ्रॉम इनोवेशन टूल टू एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंक्लूजन। दैट्स ऑल अबाउट दिस रिपोर्ट जो कि नीति आयोग ने पब्लिश की है। अगर ये हो जाता है इम्प्लीमेंट, तो हमारे देश का जो मतलब मेजर पोर्शन है वो काफ़ी अच्छे से डेवलप कर पाएगा, और हमारा मतलब दिन दूर नहीं रहेगा कि हम बाय 2047 वन उसके पहले भी क्या हो सकते हैं, हम डेवलप्ड बन सकते हैं अगर हम इसी तरीके से वर्क करते रहे, अगर ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद।